द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। तो पिछला वाला जो सेक्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या फायदे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के होने के। तो वहां पे हमने काफी सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए थे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी के नेचर को बताता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिसयूज ऑफ पावर से लोगों को बचाता है, और साथ ही साथ हमें कभी कभी हम जो गलत डिसीजंस ले लेते हैं अपने लिए, उन सब डिसीजनों से भी बचाता है। तो ये सारे फीचर्स जो है हमने देखे थे कि भाई क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि अच्छा इसलिए जरूरी होता है, ये काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वो सोसाइटी का नेचर जो है वो बताता है, बट कैसे बताता है, वो किस तरीके से हमें मिसयूज ऑफ पावर से बचाता है, किस तरीके से वो हमें हमारे ही गलत डिसीजनों से बचाता है। ये सब चीजें हम इस सेक्शन में देखेंगे कि जो काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो आखिरकार करता कैसे है, राइट। तो इस वीडियो में बेसिकली हम फीचर्स जो हैं अभी नहीं डिस्कस करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आखिरकार वो किसने बनाया, किस तरीके से बनाया, और जिन लोगों ने बनाया उनके सामने क्या क्या दिक्कतें थी। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम हमारे जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। So by the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. तो 20th सेंचुरी के आते आते उसकी शुरुआत में, मतलब जो 1900 वाला पीरियड है, उस टाइम तक ऐसी सिचुएशन थी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी उस टाइम पे। मतलब कि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स से आजादी के लिए बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, और उस टाइम तक उन्हें लड़ते लड़ते काफी दशक भी हो गए थे। दशक मतलब एक दशक में 10 साल होते हैं, तो मतलब काफी दशकों से वो लोग लड़ रहे थे, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। अब जब हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल में थे, जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान दिया था, गौर किया था कि जब हम आजाद हो जाएंगे ना, तो हमारा देश आखिरकार होगा कैसा, क्या क्या उसके फीचर्स होंगे, किस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस हमारे देश में होंगे। तो ये सब चीजों पे हमारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत ज्यादा सोच विचार किया था। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ कि जो भी हम लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे, वो वाले रूल्स थे, वो वाले रेगुलेशंस थे जिन्हें हमने बनाने में कोई रोल प्ले नहीं किया है। मतलब कि हमारे लिए सारे रूल्स कौन बना रहे थे? ब्रिटिश। और वो सारे रूल्स बना के क्या कह रहे थे अब इंडियंस को कि अब तुम्हें ये रूल्स फॉलो करने हैं। मतलब इंडियंस अपने लिए रूल नहीं बना रहे थे, जो रूल्स ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं बस उनको फॉलो कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स हमें मजबूर कर रहे थे उन रूल्स को फॉलो करने में। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. तो लगभग 200 साल जो है ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया। तो काफी टाइम हो चुका था कि हमने ये देख लिया था, इंडियंस ने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान तक, मतलब जब हम लोग नेशनल मूवमेंट में थे, जब लोग लड़ रहे थे आजादी के लिए, उस टाइम तक लोगों को ये तो समझ आ गया था कि जो ऑथोरिटेरियन रूल है, ऑथोरिटेरियन रूल मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे लोगों को अधिकार नहीं होता कि वो खुद के लिए डिसीजंस ले पाए। इंडिया के केस में देखो कि ब्रिटिशर्स जो है, क्या वो इंडियंस को अलाउ करते थे कि इंडियंस अपने लिए डिसीजन ले? नहीं। तो ये ऑथोरिटेरियन रूल था कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए रूल्स बनाते थे, हमारे लिए डिसीजंस लेते थे, और हमें सिर्फ वो मानना पड़ता था, राइट। तो इंडियंस को भी समझ आ गया था कि ऑथोरिटेरियन रूल तो इंडिया में नहीं होने वाला, हमें इस चीज से तो छुटकारा चाहिए। तो लोगों के दिमाग में ये क्लियर हो चुका था, जो नया इंडिया होगा, जो आजाद भारत होगा, उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स पावर, जहां पे लोग सबसे ज्यादा मजबूत हों, जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लोगों की बात सुनी जाए। तो ये तो जो है साफ हो गया था कि जो आजाद भारत है वहां पे क्या होगा? डेमोक्रेसी होगी, जहां पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी बेसिस पे सबको एक समान माना जाएगा, और सबको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा कि कोई भी पर्सन जो है वो गवर्नमेंट बना सकता है, कोई भी पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. अब ये तो डिसाइड हो गया था कि इंडिया में गवर्नमेंट कौन सी होने वाली है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने वाली है।
बट अभी क्या चीज रह गई थी, ये डिसाइड करना कि भाई ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो आखिरकार बनेगी कैसे, किस तरीके से हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सेटअप होगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगे जिनके थ्रू जो वो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करेगी, किस तरीके से वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सेटअप होगी और किस तरीके से वो काम करेगी, ये चीज अभी डिसाइड होनी बाकी थी. This was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. अब ये सभी जो बातें हैं कि हमारा जो फ्री इंडिया होगा जिसमें हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रखेंगे, तो अब उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या फंक्शनिंग रहेंगी, क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, किस तरीके से वो सेटअप होगी, ये सभी चीजें जो हैं वो किसी एक पर्सन द्वारा ही डिसाइड नहीं की गई हैं, बट लगभग 300 लोगों का ग्रुप था जिसने ये सब चीजें डिसाइड की हैं, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है. तो किसी एक पर्सन ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, बल्कि लगभग 300 लोगों ने मिलके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया है. तो ये जो 300 लोग थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने. मतलब ये 300 लोग कौन है, ये सभी मिलके क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा एक तरीके से असेंबली जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो ग्रुप होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है या उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है या उसमें चेंजेस लाता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो ग्रुप बना रहा है उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहेंगे. तो इस ग्रुप में कितने लोग थे, लगभग 300 लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे. और ये जो असेंबली है वो 1946 में एक तरीके से सेटअप हुई. ये 300 लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट 1946 में बने और आने वाले 3 सालों तक, मतलब कि 1946 से लेके 1949 तक ये 300 लोग जो है वो टाइम टू टाइम मिले, इन्होंने मीटिंग्स की और क्या किया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. तो दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम. अब ये लोग जो 300 लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, अब इनका जो काम था वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था. बट कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कोई आसान काम तो होता नहीं है. तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे एक बहुत बड़ा टास्क था जो कि था कॉन्स्टिट्यूशन लिखना एक आजाद देश का. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. तो सबसे पहली जो दिक्कत थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे वो ये थी कि हमारा देश जो है वो किसी एक तरह के ग्रुप से नहीं बना हुआ, सिर्फ एक तरह के लोगों से नहीं बना हुआ. हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, उनके कल्चर्स अलग हैं, उनकी ट्रेडिशंस अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है. तो मतलब लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे. तो ये एक आगे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सॉल्व करनी थी कि किस तरीके से हमारे देश में, हमारे देश की जो ये यूनिटी है उसके बीच में डाइवर्सिटी ना आ जाए. मतलब कि हमारे देश में लोग डाइवर्सिटी की वजह से, इन डिफरेंसेस की वजह से लड़े ना, अशांति ना हो. तो इस चीज को बनाए रखने का एम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए ताकि ये डाइवर्सिटी भी बनी रहे और हमारी यूनिटी भी बनी रहे. ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल. अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1946 में सेटअप हुई और इस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा था देश में. देश में एक तरीके से उथल पुथल हो रखी थी. इस टाइम पे जो इंडिया है वो किस डर से गुजर रहा था कि हाँ भाई इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट. इमिनेंट मतलब जो चीज एक तरीके से श्योर है कि हाँ होने वाली है. तो इस तरीके से 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई और 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा है वो हुआ था. तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये एक तरीके से ये दिक्कत थी, एक तरीके से टास्क था बहुत बड़ा इनके सामने कि भाई जब कंट्री डिवाइड हो जाएगी तो उस चीज को हम कैसे संभालेंगे, कितनी दिक्कतें आएंगी उस टाइम पे. तो इंडिया बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहा था और एक दिक्कत जो थी उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन था. सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर. दूसरी दिक्कत जो थी वो ये थी कि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी. प्रिंसली स्टेट्स मतलब ऐसे राज्य जिन्हें राजा चला रहे हैं, जिनके जो हेड हैं वो राजा हैं. अभी वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरीके से नहीं आया है. तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो कंफ्यूज थी. उन्होंने अभी ये क्लियर नहीं किया था कि वो किसके साथ जाने वाली हैं, वो क्या करने वाली है. क्या वो इंडिपेंडेंट देश के तौर पे आगे बढ़ेंगी, क्या वो इंडिया का साथ रहेंगी, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहेंगी. तो ये सभी चीजें अभी उन्होंने क्लियर नहीं की थी.
एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर्ड डिसमल। और फिर हम बात करें अपने देश के लोगों की, तो जो हमारे देश की पॉपुलेशन थी उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। सोशली भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, मतभेद थे। इकोनॉमिकली लोगों के पास पैसा इतना नहीं था, लोग गरीब थे, लोग गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग रह रहे थे, उनके घर में खाने के लिए रोटियां नहीं थी। इस तरीके की सिचुएशन से हमारा देश उस टाइम पे गुजर रहा था, और ये सभी जो दिक्कतें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आ रही थी। All of these issues played on the minds of the members of Constituent Assembly as they drafted the Constitution. अब जब हमारे Constituent Assembly के members ने Constitution लिखा, तो ये सभी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी कि हमारे देश का डिवीजन हो रहा है, देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में, तो इन सब चीजों से कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे देश को जो डेवलपमेंट है उसके राह पे लाया जाए। ये सभी चीजें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के दिमाग में चल रही थी। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया 3 सालों में जो कि बहुत ही विजनरी था। विजनरी मतलब एक ऐसी चीज जो कि हमें भविष्य के बारे में बताती है कि वो किस तरीके से भविष्य में प्लान कर रही है, क्या वो करने वाली है। इस तरीके से मतलब कि फ्यूचर से रिलेटेड हमने डिसाइड किया है कि हमारा फ्यूचर, हमारा जो भारत है वो इस तरीके का होने वाला है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने एक ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट जो है देश को दिया जिसमें कि डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट मेंटेन की हुई थी। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे डाइवर्सिटी को, इन डिफरेंसेस को, कि भाई बहुत सारे रिलीजन्स हैं देश में, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, इन सभी चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्पेक्ट दी है और बोला है कि ये सभी चीजें एज इट इज होनी चाहिए, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। किसी को भी उसके धर्म के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके कल्चर के बेसिस पे या उसकी लैंग्वेज के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको रिस्पेक्ट दी हुई है। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो उसने हमारी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दी है और यूनिटी पे फोकस किया है कि भाई हमारे यहाँ डाइवर्सिटी भी रहेगी और यूनिटी भी मेंटेन रहेगी, साथ साथ रहेगी। और दूसरा जो चीज पे फोकस किया हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने, वो ये था कि हमारे देश में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई लोग जो है बहुत ज्यादा गरीब थे, तो किस तरीके से इस गरीबी को हटाया जाए सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू। रिफॉर्म्स मतलब एक तरीके से चेंजेस, सोशली इकोनॉमिकली किस तरीके से चेंजेस लाए जाएं ताकि अपने देश से इस गरीबी को हटाया जाए। इस चीज पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ध्यान दिया और साथ ही साथ ये भी एम्फेसाइज किया कि लोग कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में। मतलब कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। तो इस चीज को लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा कि उनके पास कितनी बड़ी पावर है कि वो एक देश के लीडर को चुन रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं जो कि फ्यूचर में उनके बिहाफ पे डिसीजन लेने वाला है। तो अगर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, अगर लोगों ने गलत रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, तो पूरा देश जो है वो डूब जाएगा, देश जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को भी ये बताता है कि भाई तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो और इस चीज को एकदम ध्यान से करो, और ये तुम्हारी एक तरीके से बहुत बड़ा राइट है। हमारे पास ये सबसे बड़ा राइट है कि हम अपने लीडर को चुन पा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में थोड़ी सी और डिटेल बताई हुई है। तो देयर वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग्स द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके जो मेंबर्स थे, वो जो 300 लोग थे, उनमें एक अलग ही तरह की यूनिटी थी, एकता थी कि सब जो है मिलके एक काम जो है करते थे। एकता थी उनमें बहुत ज्यादा। Each of the provisions of the future constitution was discussed in great detail and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus. अब देखो 300 लोग मिलके कोई चीज पे डिसीजन ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग एक चीज से जो है सहमत हो। तो ये एक बड़ा जो है टास्क था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कि किस तरीके से वो 300 लोग जो हैं वो किसी बात पे सहमत हों और उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए। तो जो भी चीजें, जो भी प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जा रहे थे, उनके ऊपर इन सभी लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में बात की और एक तरीके से एफर्ट्स डाले गए कि किस तरीके से सहमति के साथ
जो है वो बात आगे बढ़े, जो भी वो प्रोविजंस ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई ये चीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, तो ये कोशिश की गई कि उस बात पे मैक्सिमम लोग जो है सहमत हों और एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें सबकी सहमति हो, ठीक है, और उस चीज को ही कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने काम किया। द अबव फोटो shows सरदार वल्लभ भाई पटेल, अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे आप हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको आप देख सकते हो। ये जो है इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब हम बात करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की। तो जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, और ये जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो एक तरीके से वो कमेटी थी जिसने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया है, एक तरीके से खांचा तैयार किया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके का होगा, क्या क्या चीजें हम उसमें डालेंगे। इस तरीके से एक तरीके से मैप जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने तैयार किया। और उस कमिटी के जो कमिटी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हेड थे अंबेडकर जी, राइट। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प्ड द शेड्यूल्ड कास्ट गेट सम सेफगार्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता है कि जो अंबेडकर जी थे वो शेड्यूल कास्ट से थे। तो अंबेडकर जी ये कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके पार्टिसिपेशन से क्या हुआ है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उन्हें थोड़ा सा सेफगार्ड मिला है, उन्हें थोड़ी सी सेफ्टी मिली है। मतलब उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो भला है उसका ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि जो अंबेडकर जी थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट थे। But he also stated that although the laws might exist, scheduled castes still had reasons to fear because administration of these laws were in the hands of caste Hindu officers. तो जो अंबेडकर जी हैं वो ये कहते हैं कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो मैंने रोल प्ले किया कि शेड्यूल कास्ट है उसको भी बढ़ावा मिले, उसको थोड़ी सेफ्टी मिले, बट बहुत सारे लॉज तो बन गए शेड्यूल कास्ट की सेफ्टी के लिए, बट फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो एकदम चिंता मुक्त होके बैठ जाएं। नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से वो चिंता में रहेंगे, क्योंकि ये जो लॉज बने हैं, ये जो रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हिंदू ऑफिसर्स के हाथ में है। कास्ट हिंदू ऑफिसर्स मतलब कि मान लो जो ऊंची कास्ट के लोग हैं, हिंदू ऑफिसर्स हैं, वो इन सभी रूल्स को, रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो डर ये है कि अगर ये कास्ट ऊपर कास्ट वाले हिंदू ऑफिसर्स अगर कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उन्हें गंदा समझते हैं, तो ये ऑफिसर्स क्या करेंगे, इन रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, इन जो लॉज हैं उन्हें अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट के, उन्हें तो फिर भी वही दिक्कत रहेगी, है ना। तो इसीलिए जो अंबेडकर जी हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोगों से कहते हैं कि अब तुम्हें गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट में आना पड़ेगा, मतलब कि तुम इलेक्शंस वगैरह लड़ो, गवर्नमेंट बनाओ और सिविल सर्विसेज में आओ। इससे क्या होगा कि जो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज शेड्यूल कास्ट के लिए बने हुए हैं उसे तुम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे, है ना। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का पर्सन होगा तो वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए जो लॉज बने हुए हैं उनको और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएगा, राइट। तो ऐसा उन्होंने बोला। सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो, पहली बात तो ये देखा कितने मेंबर्स की थी, लगभग 300 मेंबर्स की थी। किस ईयर में बनी? 1946 में बनी। और उसके आगे क्या क्या दिक्कतें थी और किस तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने इन सभी दिक्कतों को दिमाग में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। और उसके हमने दो चीज मेन पढ़ी कि किस तरीके से हमारी डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट, यूनिटी मेंटेन की हुई है, साथ ही साथ पॉवर्टी कैसे इरेडिकेट करनी है, और लोगों को ये बताया हुआ है कि भाई तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में। तो ये सभी चीजें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है, और ये सब किसने किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो है पढ़ेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मेन फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे।